आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान से भूमि संसाधन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है, तो जाकर के आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। इसमें हम जो है मृदा मिट्टी के बारे में जो है बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन भी इसमें बताया जाएगा। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपके परीक्षाओं में जो भी IMP जो क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण। सरकार का यह अधिकार है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति या गांव की जमीन की आवश्यकता है तो सरकार उन्हें उचित मुआवजा देकर के अधिग्रहित कर सकती है। यहाँ पर यह बताया गया है दोस्तों कि यदि सरकार को किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए, जैसे कि उसको सड़क बनाने के लिए, कोई हवाई अड्डा बनाने के लिए, रेल मार्ग के लिए, उसको जो है क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, और वो जो ज़मीन है वो किसी व्यक्ति की है या फिर गांव की ज़मीन है, तो उसको जो है क्या किया जाता है, सरकार जो है उस व्यक्ति को क्या देता है, उचित मुआवजा देता है और उसके ज़मीन को क्या कर लेता है, अधिग्रहित कर लेता है। इस कानून की मदद से सरकार विभिन्न उपयोग जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, खदान, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, दफ्तर, बांध आदि के लिए ज़मीन की व्यवस्था करती है। और इसी नियम के द्वारा ही, इसी नियम का उपयोग करके ही सरकार क्या करती है, सड़क बनाती है, रेल मार्ग बनाती है, हवाई अड्डे इत्यादि जो सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें हैं उनका निर्माण करती है। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, सरकार को भूमि चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होता है। अक्सर इस काम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि कई गाँव के लोग इससे विस्थापित हो सकते हैं। और ये जो कार्य है उसके लिए जो है बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत भारी मात्रा में। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गांव के लोगों को क्या करना पड़ता है, हटना पड़ता है। जैसे कि हवाई अड्डा बनाया जा रहा है तो वो जो है बहुत बड़ा होता है, आप देखे होंगे। तो एक छोटे से ज़मीन पर वो जो है बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए जो है बहुत बड़े ज़मीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि ऐसे में उचित मुआवजा कैसे तय किया जाए, इसको लेकर अभी भी विवाद चल रहा है। अब सरकार को जो है ज़मीन चाहिए और ज़मीन किसी व्यक्ति के है, तो उस ज़मीन को का जो उचित मुआवजा उस व्यक्ति को कैसे दिया जाए, इसके लिए अभी भी क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। 2013 में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून बना जिसका नाम है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। तो इसके बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं कि इस नियम में जो है क्या क्या बताया गया है। तो देख सकते हैं एक बॉक्स में यहाँ पर बताया गया है भू अधिग्रहण अधिनियम 2013। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनः स्थापना का भी प्रावधान है। यदि कोई ज़मीन से व्यक्ति को या गांव को जो है हटाया जा रहा है, किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए ज़मीन जो है उपयोग में लाया जा रहा है, तो उसमें जो है पुनर्वास, लोगों के नए जगह बसने की यहाँ पर क्या प्रावधान बताया गया है। सेकंड है निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारियों का इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है। यानी कि यदि कोई निजी कंपनी उस ज़मीन पर क्या कर रही है, अधिग्रहण कर रही है, तो उस निजी कंपनी के लिए यदि वो जो है ज़मीन पर अधिग्रहण कर रही है तो वहाँ पर रहने वाले 80% लोगों का क्या होना चाहिए, मत होना चाहिए कि हाँ ये जो ज़मीन है हम दे रहे हैं ऐसा करके। तो जब तक 80% व्यक्ति जो है उसमें मत नहीं देगा, तब तक वो जो है सहमति नहीं देगा, तब तक निजी कंपनी वो जो ज़मीन है वो अधिग्रहित नहीं कर सकती। या फिर सार्वजनिक जो निजी भागीदारियों के लिए इस्तेमाल के लिए जो ज़मीन उपयोग में लाई जाएगी वो उसका उपयोग नहीं कर सकती जब तक जो है 80% जो व्यक्ति है सहमत न हो। आई होप आप जो है समझ रहे होंगे। विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों से संबंधित भूस्वामियों के साथ साथ वे सभी लोग भी सम्मिलित होंगे जो उस ज़मीन से अपनी आजीविका पाते थे, जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे आदि। जो ज़मीन है यदि कोई अधिग्रहण कर रहा है तो उससे कौन कौन लोग प्रभावित होंगे, उस ज़मीन का मालिक तो प्रभावित होगा ही, साथ साथ वहाँ पर जो मज़दूर रहते हैं, जो चरवाहे हैं, आदिवासी लोग हैं, तो इन सब से भी वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इसको यहाँ पर बताया गया है। केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहुफसली व सिंचित कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहण किया जा सकेगा। यहाँ पर यह बताया गया है यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उस ज़मीन की
और यदि उस ज़मीन पर क्या हो रहा है, अच्छा फसल हो रहा है, अच्छा उसमें अनाज का उत्पादन हो रहा है, या फिर वो जो ज़मीन है सिंचाई योग्य भूमि है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस भूमि की, तभी उस भूमि का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा दूसरे कार्यों के लिए। आपको एक बार पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ। ये कोई ज़मीन है, इसमें अच्छा सा फसल हो रहा है, अच्छा इसमें अनाज का उत्पादन हो रहा है, लेकिन सरकार को ये जो ज़मीन है वो किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। जो ज़मीन उसको चाहिए ही चाहिए। जब बहुत ही ज़रूरी होगा तभी इस फसल वाले, इस अनाज देने वाले भूमि पर कोई दूसरा कार्य किया जाएगा, बहुत अति विशेष होने पर। ये यहाँ पर बताया गया है। अधिग्रहण से पूर्व उस जमीन के उपयोग में परिवर्तन का सामाजिक व पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। जो भी वहाँ पर कार्य किया जाएगा, जो भी उस ज़मीन पर कोई भी ज़मीन है उसमें यदि कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो उसके पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा, साथ ही साथ उसका सामाजिक जो प्रभाव क्या पड़ेगा इसका भी उसमें अध्ययन किया जाएगा। ये रहा। भूस्वामियों व अन्य को उचित मात्रा में मुआवजा दिया जाएगा, और जो उस ज़मीन के मालिक हैं उसको जो है उचित मात्रा में यहाँ पर मुआवजा उसको दिया जाएगा उसके ज़मीन के लिए। जिस काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा उससे अलग काम भूमि पर नहीं किया जा सकता। इसको आप समझते हैं। यदि आपने ज़मीन लिया, किसी खदान को स्थापित करने के लिए किसी ने कोई ज़मीन खरीदा, तो वो जो ज़मीन है उसमें वो खदान ही लगा पाएगा, उसमें कोई दूसरा कार्य वो जो है नहीं कर सकता। ये इस अधिनियम में बताया गया है। और यदि 5 वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग नहीं होता तो उसे पुराने भूस्वामियों को लौटा दिया जाएगा। यदि आपने उस ज़मीन पर 5 वर्ष के भीतर कोई कार्य या फिर जो आपने उस काम के लिए जो ज़मीन लिया है उसमें नहीं किया, तो वो जो ज़मीन है पुराने जो उसके मालिक हैं उसको लौटा दिया जाएगा। तो आपको 5 वर्ष के भीतर क्या करना होता है, उसमें जो भी कार्य के लिए आपने ज़मीन खरीदा है उस कार्य को करना होता है। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसके लिए आपको सरकार की अनुमति भी लेनी पड़ती है। सरकार की अनुमति के द्वारा ही आप जो है ज़मीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। तो ये रहा भू अधिग्रहण अधिनियम 2013। आई होप आप जो है समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है मृदा, मिट्टी। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो है बहुत ही आईएमपी है, आपके परीक्षाओं में जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान से समझना है और मेरे को आपको अच्छे से समझाना है, ये मेरा काम है। तो चलिए पढ़ते हैं मृदा के बारे में। जब हम भू संसाधन की बात कर रहे हैं तो हम प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे होते हैं। हम भूमि संसाधन की जो पार्ट है, भूमि संसाधन, उसके बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम बात किसकी कर रहे हैं, मिट्टी या मृदा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यह भू संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। मिट्टी जो है भू संसाधन यानी कि जो भूमि संसाधन है उसका सबसे क्या है, महत्वपूर्ण अंश है। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है मृदा कहलाती है। मृदा किसे कहते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो पृथ्वी की जो ऊपरी धरातल है जिसमें क्या उगता है, वनस्पति उगती है या जिसमें मिट्टी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं। और जो मृदा है चट्टानों के विघटन से बनती है और इसमें जलवायु, वनस्पति आदि की प्रमुखता जो है क्या होती है, भूमिका होती है। जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो किससे बनती है, चट्टानों के विघटन से। चट्टान जो है टूटते हैं और वो जो है उसी से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि चट्टान कैसे टूटता होगा, तो इसको हम बताते हैं यहाँ पर कि चट्टानें जो है गर्मी, सर्दी और पानी से क्या होती है, प्रभावित होकर के टूटती फटती रहती है और या फिर घिसती रहती है, जिससे जो है बारीक कण में अलग हो जाते हैं। चट्टानों पर क्या होता है, गर्मी का प्रभाव पड़ता है, सर्दी का प्रभाव पड़ता है या फिर पानी उस पर गिरता है, तो इन सब चीज़ों से जो चट्टान है वो क्या हो जाता है, प्रभावित होता है और इससे ये जो है छोटे छोटे कणों में जो है बारीक कण में टूट जाता है और यही जो है मृदा का रूप ले लेता है। इसमें वनस्पति और जानवरों के अवशेष मिल जाते हैं और लंबे समय के बाद ये मृदा में परिवर्तित हो जाता है। और इस जो छोटे छोटे कण में क्या हो जाते हैं, जो पेड़ पौधे के जो पत्तियां हैं या फिर जो मरे हुए जानवरों का जो अवशेष है वो इस मृदा में जो है लंबे समय के बाद जो है मिल जाता है और बाद में जो है मृदा का परिवर्तन, मृदा जो है का रूप ले लेता है। मृदा से वनस्पतियों को पोषण प्राप्त होती है और अन्य जीव व जानवर जो है वनस्पतियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मिट्टी से ही जो है वनस्पतियों को क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। मिट्टी में जो है पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो जीव जंतु हैं उनको जो है क्या होता है, वनस्पति से ही उनको जो है भोजन की प्राप्ति
होती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि गाय है, गाय जो है घास खाती है, तो उसको जो है घास कहाँ से मिलेगा, मृदा से ही मिलेगा। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो है उनको जो है भोजन भी प्राप्त होता है मृदा से। मृदा न केवल जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराती है, बल्कि इसका उपयोग जो है ईंट, बर्तन, खिलौने, मिट्टी, खपरा आदि के निर्माण में भी किया जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं कि जो मिट्टी है, जो मृदा है, उससे ईंट भी बनाया जाता है, बर्तन, खिलौने इत्यादि बनाए जाते हैं। गर्मी के दिनों में मटके उसी से ही बनाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ग्रामीण भारत के मकानों की दीवारों एवं फर्श की लिपाई पुताई मिट्टी से किया जाता है। पहले यदि आपको याद होगा तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं, पहले के जो घर होते थे वो किससे बनाए जाते थे, मिट्टी से बनाए जाते थे। और इतने सुंदर और इतने वो जो है ठंडकता वाले होते थे, क्योंकि उसको जो दीवार है वो भी मिट्टी से बनाया जाता था, उसकी जो लिपाई पुताई है वो भी पूरी तरीके से मिट्टी से की जाती थी। हमारे गांव में इस प्रकार के घर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से क्या है ये कुछ जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन आजकल जो है सब जगह जो है पक्के मकान बन चुके हैं, तो ये जो है बहुत बहुत कम जो है दिखाई देता है। अगर आप कभी मकान की नींव या कुआं खोदते हुए देखे हैं तो पाएंगे कि मिट्टी ज़मीन पर कई परतों में बिछी हुई है। आपने कभी यदि कुआं खोदते हुए या फिर मकान का जो नींव होता है उसको खोदते हुए यदि देखा है, तो आप देखे होंगे कि जो मिट्टी है वो कई परतों में जो है पाई जाती है, अलग अलग परतों में जो है पाई जाती है। मृदा की इन 36 परतों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। और जो मिट्टी है वो अलग अलग परतों में पाई जाती है, और इन्हीं परतों को जो है क्या बोला जाता है, मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है परीक्षाओं में आपको पूछे जाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा, और समझ ना आए तो रिपीट करके आप जो है वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मृदा की परतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैविक परत, खनिज परत और आधार परत। इसको जो है जो मृदा परिच्छेदिका है उसको जो है 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, जैविक परत, खनिज परत और थर्ड है आधार परत। तो नीचे दिए गए चित्रों को देखें, उसमें सबसे नीचे जो है आधार चट्टान की परत दिख रही, जिसे आर परत कहा जाता है। इसी आधार चट्टान के विघटन से जो है मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके ऊपर जो है CBA और O परत है। यहाँ पर ये जो चित्र है उसको देखिए, ये मृदा परिच्छेदिका का चित्र है, और परीक्षाओं में अक्सर इसको जो है चित्र के द्वारा समझाने के लिए बोले जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो सबसे जो अंतिम जो परत है उसको बोला जाता है आधारी परत आर, ये देख सकते हैं। और इसी के विघटन से यही जो आधारी परत है वो टूटती है, फटती है, या फिर जलवायु पानी से प्रभावित होती है। तो इसी से ही क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। सेकंड आता है खनिज परत, जो मध्यम जो बीच वाला परत है, और फर्स्ट परत जो जैविक परत होता है। इसी से जो है खेती वगैरह हम करते हैं। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैविक परत क्या है, खनिज और आधारी परत क्या होता है। तो जो जैविक परत है सबसे ऊपरी परत है, इसमें O और A सम्मिलित हैं। O परत में पेड़ पौधे और जंतुओं के अपघटित अंश मिला होता है, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं। जो जैविक परत है वो सबसे ऊपरी परत है किसका, मिट्टी का, और इसे O और A द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इसी में जो है पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर मिले होते हैं। और इसमें जो जैविक परत है उसमें जो है ह्यूमस की मात्रा जो है बहुत अधिक पाई जाती है। इसके नीचे A परत होती है जो खनिज की परत होती है, किंतु यह O परत से अधिक प्रभावित होता है। मतलब ये जो जैविक परत है इसके जस्ट नीचे क्या होता है, खनिज परत। ये जो देख सकते हैं B खनिज परत होता है। लेकिन ये जो खनिज परत है ये जैविक परत O से बहुत अधिक क्या होता है, प्रभावित होता है, और जिस कारण इनमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। और जो खनिज परत है उसमें भी जैविक पदार्थों की क्या होती है, अधिकता होती है। जैविक परत की मोटाई भिन्न होती है। नदी घाटी के निचले भागों में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है। जो जैविक परत है उसकी जो मोटाई है वो अलग अलग होती है। जो जैविक परत की मोटाई है वो अलग अलग यहाँ पर होती है। जैसे कि नदी वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें यदि आप देखेंगे तो जो जैविक परत की मोटाई आपको सर्वाधिक दिखाई देगी। जैविक परत पर कृषि कार्य होता है एवं वनस्पतियाँ उगती है। जो जैविक परत है उसी पर ही जो है कृषि कार्य किया जाता है, फसल उत्पादन होता है। तो ये जो जैविक परत है हमारे लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसी कारण यह परत बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। किंतु अपरदन का प्रभाव सबसे पहले इसी परत पर पड़ता है। फसलों के लिए कीटनाशक का प्रयोग या कचरों का निस्तारण सभी इसी परत को प्रभावित करते हैं। जैविक परत हमारे लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। यदि हम इसमें
फसलों में यदि कोई कीटनाशक डाला जाता है तो कीटनाशकों का प्रभाव जो है जैविक परत पर पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। और ये जो है अपना जो यदि हम कोई कीटनाशक डालते हैं तो ये जो जैविक परत है उसको बहुत अधिक मात्रा में क्या कर लेता है, प्रभावित करता है। तो ये रहा जैविक परत। आई होप आप जो है समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फास्ट चल रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक जिसमें हम जो है बात करने वाले हैं और आपका जो डिमांड है कि बहुत सारे टॉपिकों पर मुझको वीडियोस बनाने हैं, इस कारण मेरे को जो है जल्दी पढ़ाना पड़ा है। चलिए सेकंड आते हैं खनिज परत। और ये जो है बहुत ही सरल है दोस्तों, इसको जो है आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। इसमें उतना ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है, बहुत ही सरल है। चलिए सेकंड आता है खनिज परत। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है अच्छे से। तो ये जो खनिज परत है वो बीज की परत होती है जिसमें बी परत सम्मिलित है, यानी कि ये जो खनिज परत है देख सकते हैं बी परत सम्मिलित है, बीज की परत होती है जैविक और आधारी परत की बीज की परत होती है खनिज परत। और यह खनिज परत होती है जिसमें जीवांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ये जो खनिज परत है उसमें जो है दोस्तों जीवांश यानी कि जीवों का अंश जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जैविक परत की तुलना में इसके कण जो है क्या होते हैं, मोटे होते हैं। मतलब जो जैविक परत होता है उसमें यदि हम कण की बात करें तो वो क्या होते हैं, मोटे नहीं होते। लेकिन ये जो खनिज परत है उसमें जो है जैविक परत की तुलना में जो कण हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं। और ये इसमें जो है जीवांश की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। इस परत तक उन पौधों की जड़ें पहुंचती है जिनकी जो जड़ें हैं काफ़ी गहराई तक जाती है। उदाहरण स्वरूप टमाटर के पौधे की जड़ें जो है जैविक परत तक सीमित है, जबकि आम के पेड़ की जड़ जो है खनिज परत तक जाती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो खनिज परत है उसमें सिर्फ उन्हीं पेड़ पौधों की जो जड़ें वो पहुँचती है जो काफ़ी जो है गहराई तक जाती है। जैसे कि जो टमाटर का जो पौधा है उसकी जो जड़ है सिर्फ कहाँ तक सीमित रहेगी, जैविक परत तक। लेकिन यदि आम के पेड़ की जड़ की बात करें तो वो जो है खनिज परत तक भी जाएगा। तो ये रहा खनिज परत। थर्ड नंबर आता है आधारी परत। तो आधारी परत क्या होता है, तो थर्ड नंबर आता है आधारी परत। अब आधारी परत क्या होता है, यह सबसे निचला परत है। इसमें सी और आर परत सम्मिलित हैं, जिसमें आर आधारी चट्टान होती है और सी विघटन से सी परत का निर्माण करती है। जो विघटन से जो है सी परत का निर्माण होता है। थर्ड नंबर हमने बात किया आधारी परत का, ये सबसे जो है अंतिम यानी कि सबसे लास्ट वाला परत होता है। और इसी से क्या होता है, विघटन होता है और इसी से जो है मृदा का निर्माण होता है। आधारी परत के विघटन से ही क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। ये हमने पहले यहाँ पर पढ़ लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आधारी परत है, आधार चट्टान, इसी के विघटन से जो है मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये रहा मृदा परिच्छेदिका का हमने आज जाना इस वीडियो में। तो ये आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप जो है इस चीज़ को समझे होंगे, इसको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट ये है सेकंड पार्ट और नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा थर्ड पार्ट। तो जितना ज़्यादा आप हो सके इसको जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ सके। यदि आपको समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आया होगा तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझको जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।